तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। एंड आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, इसको हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ अगर मैं बात करती हूँ तो वो आता है कि हम एवरेज ड्यू डेट पढ़ते क्यों हैं। तो बेसिकली बात क्या होता है, कभी कभी होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक्स है, उसने बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स में पैसों को रिकवर किया, पैसों को उधार में लिया एंड देन बाद में वो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। हो सकता है कि उसने एक बार में पैसे लिए थे एक्स ने, लेकिन पे अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। चलो ठीक है। हो सकता है एक्स और वाई है, दोनों का बिजनेस है, दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये भी उसको माल भेजता है, ये भी उसको माल भेजता है, अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट पे ये भेजते रहते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट का क्या रोल आता है वो सुनो। बेसिकली होता क्या है, जब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं तो कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, कौन किसके कितने कितने पैसे मांगता है, कौन किस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसीलिए एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट बनाया गया ताकि दोनों ही पार्टीज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो एंड इंटरेस्ट को एंड पेमेंट को ईजिली कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट आया कि जब एवरेज ड्यू डेट हम लोग निकालते हैं उस टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड एडीडी, जब हम लोग निकालते हैं तो उस दिन अगर पेमेंट करते हैं तो हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, ना ही हमें कोई रिबेट मिलती है। अच्छा, एक चीज़ आती है, अगर मान लो आपकी एडीडी आपका 30 जून आया है, ठीक है, और 30 जून से पहले अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको मिलेगी रिबेट, क्योंकि आपने टाइम से पहले पेमेंट कर दी है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपको आपका अमाउंट 8,000 था, 500 का मान लो आपको डिस्काउंट मिला है तो आप 500 लेस करके 7,500 पे कर दीजिए। अगर आपने 30 जून के बाद पेमेंट की है तो जितना लेट किया, फॉर एग्जांपल आपने 30 सितंबर को आपने पेमेंट करी है, तो 30 जून टू 30 सितंबर जितना भी टाइम होता है, जितने भी दिन होते हैं, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस इंसान को। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, हम लोगों ने इसका मीनिंग ये देख लिया है। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो बेस डेट प्लस में डिफरेंस इन प्रोडक्ट। अच्छा, डिफरेंस इन प्रोडक्ट वाली चीज़ आती है जब दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक पार्टी इन्वॉल्व है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ द अमाउंट। अच्छा, दो पार्टीज इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्स एंड वाई है, दोनों आपस में ही खूब सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। एक्स का माल यहाँ आता है, वाई का माल यहाँ जाता है, तो ये सारा का सारा आपस में खूब सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। दैट इज कॉल्ड कि दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, दोनों पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है। अगर सिर्फ होता एक्स होलसेलर है, वाई रिटेलर है एंड सिर्फ एक्स ही अपना माल यहाँ पर भेजता है, तब इसको बोलते हैं वन पार्टी इन्वॉल्व, सिर्फ एक पार्टी की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। ठीक है, अब बात आती है, इतनी देर से मैं बात कर रही थी एवरेज ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट को हम डेट ऑफ मैच्योरिटी भी बोलते हैं। अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं, अगर कोई स्पेसिफाइड डेट है तो वही उसकी ड्यू डेट होगी। अगर पहले से ही क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इस चीज़ की ये ड्यू डेट है तो उसी को ही हम लोग ड्यू डेट मानेंगे। एंड अगर आपको नहीं दे रखा, आपको टाइम पीरियड दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपकी एक अमाउंट है 2,000, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज का 2 मंथ्स का दे रखा है एंड ये आपने 1 जनवरी को किया था, तो आप लोग इसका ड्यू डेट क्या निकालोगे? 1 जनवरी के बाद 2 मंथ्स, तो 1 फरवरी एंड 1 मार्च। 1 मार्च तो ये हो गए। साथ में अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है कि हम 3 ग्रेस डेज लगाते हैं, तो इसका मतलब इसकी अगर ड्यू डेट मैं देखूँ तो 4 मार्च हो जाएगी। ठीक है, यही इसमें बताया गया है, पूरा अच्छे से सुनो। अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर उसमें आपको जितने मंथ्स दे रखा है वो ऐड करो, जितने नंबर्स ऑफ डेज दे रखे हैं वो ऐड करो, प्लस में 3 ग्रेस डेज ऐड करो। 3 ग्रेस डेज ऐड करना ज़रूरी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज वाले केस में, बाकी सभी में नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज वाले केस में हम लोग ये करते हैं। चलो, इसी डेट से रिलेटेड अब एक बात आती है, एक चीज़ आती है, कैलकुलेटिंग ड्यू डेट्स of bill or not payable few months after the date of the site. For example, वो कह रहा है कि आपका जो मान लो ड्यू डेट, आपने जो ट्रांजैक्शन की वो 31 जनवरी को की थी और आप अब उसमें ड्यू डेट लिखते हो 1 मंथ बाद के लिए, 1 मंथ बाद के लिए लिखते हो। अब 1 मंथ अगर मैं इसमें देखूँ तो ऐसा हो सकता है कि 31 फैब आ जाए। 30 फैब ही नहीं होती तो 31 फैब कहाँ से आएगी?
तो इसीलिए इसने कहा है अगर 1 मंथ लिखा है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि 31st का ही वो करेंगे, हम लोग जो लास्ट डे होगा उस मंथ का उसको कंसिडर कर लेंगे, जैसे 28 या फिर 29 को कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 31 मार्च को करती और 1 मंथ लिखती तो हमारी 31 मार्च को करती एंड 1 मंथ का करती तो हमारी जो ड्यू डेट आ जाती नेक्स्ट टाइम पे वो 30 अप्रैल आती। ऐसा नहीं है कि मैं वेट करती कि ये 31 को है तो 31 को लेंगे। अच्छा, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है तो 30 अप्रैल में 3 डेज और ऐड कर दिए जाएंगे एंड ये 3 मई हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाली चीज़ इस कॉन्सेप्ट में लिखी हुई थी। अब बात करती हूँ मैं हॉलीडे की। मान लो आपकी ड्यू डेट आ रही है किसी पब्लिक हॉलीडे वाले दिन। मान लो आपकी ड्यू डेट आती है 15 अगस्त को। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो हम उससे एक दिन पहले वाली डेट को, दैट मीन्स 14 अगस्त को हमारी ड्यू डेट मना लेंगे। लेकिन ये वाली डेट ना पूरे 3 ग्रेस डेज लगाने के बाद आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 14 जुलाई का था, 12 जुलाई का था, तो आप अगर उसमें लगाते हो तो 12 अगस्त आता है, 3 दिन ग्रेस डेज के ऐड करते हो तो 15 अगस्त आता है। तो क्या आपकी ड्यू डेट 15 अगस्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडेज है तो एक दिन पहले का आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना पूरा बताया गया है पब्लिक हॉलीडेज कौन सी होती हैं। पब्लिक हॉलीडेज में क्या क्या आएंगे? संडेज आएंगे, ठीक है, और ऐसी हॉलीडेज जो आपको पता होती है कि हॉलीडेज होंगी, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, तो ये थोड़ी नेशनल हॉलीडेज हो गई ना। तो ये वाली हॉलीडेज़ को हम लोग पब्लिक हॉलीडेज़ बोलते हैं एंड संडेज़ को भी पब्लिक हॉलीडेज़ बोलते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको एक दिन पहले वाली डेट को ड्यू डेट लेना होगा। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी डेट पड़ रही थी 10 जून बट इमरजेंसी हॉलीडे हो गई है 10 जून को, तो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी 11 जून। ये सब आपको है ना क्वेश्चन में बता रखा होगा कि कब इमरजेंसी डेट पे आ गई है या कब संडे है। 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा, खुद को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वाला टॉपिक बेसिकली हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा एवरेज ड्यू डेट के बारे में पढ़ लिया, डेट के बारे में पढ़ लिया कि कैसे हम लोगों को उसको कंसिडर करना होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली ये है, मेन जो पूरा चैप्टर है वो इन चार के लिए बेसिस है कि हम लोग एवरेज ड्यू डेट या इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो इन 4 केसेस के लिए निकालते हैं। तो वो 4 केसेस क्या है? पहले वाले में कि अगर कोई एक पार्टी इन्वॉल्व हो, दूसरे वाले में अगर कोई 2 पार्टी इन्वॉल्व हो, तीसरे वाले में अगर किसी बंदे ने पैसे लिए थे अब वो जो चुका रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स पे चुका रहा है तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, और चौथा आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। तो ये सब हम लोग सीखेंगे और साथ में इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहला स्टार्ट करूं कि 1 पार्टी इन्वॉल्व, तो उसमें क्या होगा, आपको जो बेस डेट है वो 0 से लेनी होगी, नील से लेनी होगी। नॉर्मल जो आपका एडीडी का रूल था, एडीडी का जो फॉर्मूला था वही होगा। अच्छा, इसको हम लोग करते कैसे हैं वो देख लो। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग इलस्ट्रेशन से समझते हैं, देन आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। तो ये हमारा पहला इलस्ट्रेशन है, बहुत इजी इलस्ट्रेशन करा रही हूँ मैं। आगे एक और कर लेंगे ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद तो एक एक कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आती है कि इतनी अमाउंट्स है जो ड्यू है इन द सेम पार्टीज। तो हमारे पास अमाउंट्स ये रही, डेट्स ये रही, तो हम लोगों को क्या निकालना है कि ऐसा कुछ निकालना है, कहा है कि इसने विच ताकि उसको कोई ना कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़े। इंटरेस्ट कब नहीं देना पड़ता, जब अगर कोई पार्टी है वो अगर पेमेंट कर रही है एडीडी पे ही, मतलब ड्यू डेट पे ही पेमेंट कर देगी तो उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोगों को एडीडी निकालना है, हमें ड्यू डेट निकालनी है, सो दैट अगर उस दिन पेमेंट होगी तो उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ड्यू डेट निकालते कैसे हैं वो देखो। इसने बोला है कि इतना हमारा डेट है और ड्यू डेट ऑलरेडी गिवन है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ड्यू डेट हमारे पास गिवन है। अब हम ईडीडी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 3 जुलाई सबसे कम है, जो सबसे कम डेट होती है, जो सबसे पहले की डेट होती है, हम उसे एज अ बेस डेट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ड्यू डेट्स में से लेते हैं। ड्यू डेट्स में से आप चेक करो सबसे कम वाली डेट कौन सी है, सबसे पहले की डेट कौन सी है, और उसे एज ए बेस डेट ले लो। तो मैं 3 जुलाई को बेस डेट लेती हूँ एंड यहाँ पे डैश कर लेती हूँ, मतलब नील कर लेती हूँ। अच्छा, अब बात आती है 2 अगस्त की। 2 अगस्त को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 अगस्त टू 3 जुलाई कितने दिन होते हैं।
2 अगस्त टू 3 जुलाई कितने दिन होते हैं। अच्छा, अब मैं इसको कैलकुलेट करने का बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ, उसे अच्छे से करना क्योंकि पूरे चैप्टर में वो यूज़ होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई में डेज होते हैं 31, तो हम लोग माइनस कर देंगे 3, बच जाता है कितना 28। 28 में अगर मैं प्लस कर देती हूँ 2 डेज़, क्योंकि अगस्त के 2 डेज़ है ना, तो 30, तो यहाँ पर हमारे पास 30 आ जाएगी अमाउंट। चलो, उसके बाद आता है 11 सितंबर, तो अगस्त के बाद सितंबर आता है। चलो ठीक है, अगस्त तक तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया। अगस्त में देखो, अब आप अगस्त का क्या है, अच्छा ये यहाँ पे आ गया था, ये 30 आ गया था। अगस्त का अगर मैं देखती हूँ तो अगस्त में होते हैं 31 डेज, -2 आ गया 29, प्लस 11 डेज सितंबर के, दैट इज कॉल्ड 40, और 30 वाले ये हो गए, तो ये आ गए 70, 30 एंड 70। अच्छा, इन्हें इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 0 का 0 आ जाएगा। 800 अगर इससे करेंगे तो 24K आ जाएगा, एंड 1000 को अगर मैं 70 से करती हूँ तो 70K आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 94K। अच्छा, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है 94K को डिवाइड करेंगे इस वाली अमाउंट के टोटल से। देखो, 500 प्लस 800 प्लस 1000 दैट इज 1300, तो 2300, तो 2300 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। देखो, ये हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था, ये इन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके 94,000 निकाल लिया है। 94,000 ये 2300 है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 41 डेज आ जाता है। हमने बेस डेट क्या ली थी, 3 जुलाई ली थी, तो 3 जुलाई ये रहा। जब 3 जुलाई में मैं 41 डेज ऐड करती हूँ तो 30 अगस्त आ जाता है। अब अगर सब लोग 30 अगस्त पर पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं बताती हूँ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और इसने आगे क्या क्या चीज़ें निकाल रखी हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। अब देखो, एक बंदे ने 3 जुलाई को पेमेंट की, उसने मतलब 13 अगस्त से पहले कर दी। एक बंदे ने 2 अगस्त से की, तो मतलब उसने 13 अगस्त से पहले कर दी। तीसरे बंदे ने 11 सितंबर को पेमेंट की, 13 अगस्त के बाद। कितना बाद, वो आप डेज निकालोगे, 31 माइनस 13 दैट इज 18 डेज अगस्त के आ गए, एंड सितंबर के 11 डेज आ गए, तो ये आ गए 29 डेज। तो 29 डेज उसने लेट किया तो उतने का उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखो ये लिखा हुआ है, एंड 29 डेज पे आप इंटरेस्ट निकाल लेना 5% के हिसाब से, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, इन दोनों ने जल्दी पेमेंट किए तो इन्हें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। तो इन दोनों का भी टाइम आप नोट कर लो कितना टाइम आता है। देखो, इसका 41 डेज आता है और इसके 11 डेज आते हैं, एंड दोनों का आप ऐसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी टाइप से आपको पूरे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ये वाला इलस्ट्रेशन और करा देती हूँ, क्योंकि इसमें आपका हॉलीडे वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ ड्यू डेट में 26 जनवरी दिख रही है, दैट इज़ अ, उसने खुद ने भी लिखा हुआ है रिपब्लिक डे, एंड दैट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे है तो हम लोग इससे एक दिन पहले वाले को ड्यू डेट लेंगे, दैट इज़ 25 जनवरी, एंड 25 जनवरी को लेंगे। दैट्स वाई अगर मैं इसको बेस डेट लेती हूँ तो नील, इससे इसका कैलकुलेट करती हूँ तो वैसे तो 16 डेज हैं, लेकिन अब हमने कौन सी डेट को लेना है बेस डेट, सॉरी ड्यू डेट 25 जनवरी को, तो 15 डेज आ जाएगा। लो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको पता लग जाएगा। सी 15 आ रहा है हमारे ड्यू डेट्स। तो ये हमारे पास हो गए हैं, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे हमने नॉर्मल ड्यू डेट्स दे रखी थी, ये वापस से क्यों करी है, क्योंकि 26 जनवरी का हम लोगों ने 25 कर लिया है, 18 अगस्त का हम लोगों ने 17 अगस्त कर लिया है, क्योंकि 18 अगस्त का उसने बोला था संडे है। अगर संडे होता है तो हम संडे एक तरीके का पब्लिक हॉलीडे माना जाता है, तो एक दिन पहले का हम लोग कर लेते हैं, एंड इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही, जो ये है ना मॉडिफाइड डेट्स, इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना। तो चलिए, ये हमने एक पार्ट के एक तरीके के क्वेश्चन कर लिए थे। एक और बिल ऑफ एक्सचेंज वाला मैं आपको समझा देती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, डेट ऑफ बिल आपको दे रखी है, टर्म दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा है। तो ड्यू डेट आपको सबसे पहले निकालनी पड़ती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। अगर 10 अगस्त है, उसका 3 मंथ्स है, तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी, तो 10 अगस्त से 3 मंथ्स काउंट करो, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर और 10 नवंबर, प्लस 3 डेज 13 नवंबर, तो 13 नवंबर हो जाएगा।
चलो ठीक है, अगर मैं डेज़ की बात करती हूँ तो डेज़ देखो, मंथ्स आता है तो डायरेक्टली मंथ्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 31 जनवरी मैंने लिया था, किसी ने मुझे बोला 1 मंथ का है, तो मैं 28 फरवरी लूँगी या 29 फरवरी लूँगी, देन प्लस 3 डेज़ करूँगी, राइट। लेकिन अगर डेज़ आता है तो मुझे पर्टिकुलरली डेज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 22 अक्टूबर की बात करूँ, इसने 60 डेज़ बोला है, तो मुझे कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा। देखो 20 अक्टूबर में 31 डे 30, उसमें से मैं देखो 31 डेज होते हैं, उसमें से मैं 22 लेस कर दूंगी, विच इज़ 9। ओके, नवंबर में होते हैं हमारे पास 30 डेज, दैट इज़ कॉल्ड 39। अभी हमारे पास कितने डेज बच गए हैं 60 में से, 39 को लेस कर लो तो हमारे पास डेट बच जाएंगे 21। तो 21 हमारा 21 दिसंबर प्लस में 3 डेज हमारे ग्रेस डेज, तो 24 दिसंबर हमारी ड्यू डेट आ जाती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या हमारी ड्यू डेट 24 दिसंबर है। तो देखो ये रही, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 14 जनवरी था तो 60 डेज़ में 18 मार्च आ जाएगा, और पूरा क्वेश्चन बाकी तरीके से सेम है, ठीक है। अब आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करने आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे मैं बढ़ती हूँ, नेक्स्ट टाइप के उस पर। अगर केस 2 अगर अब मैं बात करती हूँ कि 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जब 2 पार्टीज़ के बीच में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तब कैसे करते हैं, तो इसका एक इलिस्ट्रेशन समझते हैं कि कैसे किया जाता है। सी, इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, गुड्स एक्स भी सेल कर रहा है वाई को, वाई भी एक्स को सेल कर रहा है। तो बेसिकली सेम तरीके से इनका किया जाता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आप जिससे स्टार्ट कर रहे हो उसी की ही बेस डेट लेंगे। जैसे कि अगर मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं बेस डेट अगर मैं लूँगी तो 18 अप्रैल से ही ले लूँगी, ठीक है। अच्छा, वो 1 मंथ का क्रेडिट इसने लिखा हुआ है, तो अगर मैं 18 अप्रैल में 1 मंथ ऐड करती हूँ तो 18 मई हो जाता है, और 18 मई को मैं ड्यू डेट ले लूँगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं x to y वाली चीज़ देखती हूँ तो उसने सारी की सारी यहाँ पे निकाली हुई हैं, ड्यू डेट्स आ गई हैं। 1 मंथ का 18 में, अगर 18 में से जून, एंड देन हमारे पास अमाउंट्स गिवन थी, बेस डेट हमने 18 में ली तो वो तो 0 आ गया। 18 में से 15 जून से 18 में देखो 31 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा 13, प्लस में 15 जून के मंथ हो गए, तो ये कितना हो गया 28 डेज आ गए, 60 डेज आ गया, हमें इसका टोटल मिल गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग y to x करके देखते हैं। y to x करेंगे, लेकिन इसमें भी हमें बेस डेट क्या लेनी पड़ेगी, 18th में लेनी पड़ेगी। 18th में लेते हो तो 5 डेज यहाँ पे आ गए, ये इसका कैलकुलेशन आ गया। उसके कैलकुलेशन में से इसका कैलकुलेशन लेस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये अमाउंट 102 था, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट का एक्सेस आया है, ये हमारे पास अमाउंट का एक्सेस आया है। प्रोडक्ट जो भी डिफरेंस आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना डिफरेंस वाला, अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो डिफरेंस को करेंगे तो ये आ जाता है। इसको बेस डेट में ऐड कर देंगे जो कि हमारा था 18th में, उससे हमारी एडीडी आ जाएगी विच इज़ 30th ऑफ जून, और वाई को पे करना पड़ेगा कितना अमाउंट, 108 वाला अमाउंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जब 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक और देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से पता लग जाए। जैसे कि ये भी दे रखा है, इसमें आपको डेट्स दे रखी है, बिल रिसीवेबल अमाउंट दे रखा है, टेन्योर दे रखा है, डेट्स दे रखी है, बिल्स पेबल दे रखा है और उसका टेन्योर दे रखा है, मतलब बीआर और बीपी दे रखा है। तो सबसे पहले हम बीआर को लेकर चल लेंगे। अगर मैं बीआर को लेकर चलती हूँ तो ड्यू डेट्स मेरी ये आ जाती हैं। ड्यू डेट्स का सबसे लीस्ट डेट्स कौन सी है, ये है, तो मैं इसको बेस डेट लीज डेट मेरी ये रही, तो मैं इसको बेस डेट लेके चलती हूँ, और यही बेस डेट बीपी के लिए भी होने वाली है। तो उससे मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने आते हैं, बेस डेट से लेकर अभी तक की डेट के बीच में जितने भी डेज आते हैं उनको हम लोग नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। जब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का हमें डिफरेंस लेना है, क्योंकि 2 पार्टी इन्वॉल्व है ना, तो हम लोगों को डिफरेंस लेना है। सी, इसकी डेट भी 12/7 से है, उसी तरीके से निकाल देंगे, ये आ जाएगा। उनका डिफरेंस आ गया, 11,000 वाले का भी डिफरेंस आ गया, उसी की तरह डिवाइड करके हम इसका एडीडी निकाल लेंगे। तो 2 पार्टी वाले का अब आपको समझ आ गया होगा कैसे होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये ग्रीन और रेड वाला क्वेश्चन ज़रूर करना, ये इंपॉर्टेंट आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 पार्टी इन्वॉल्व वाले, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ थर्ड केस की, कि जब एक बंदे को अपना रीपेड करना है इन इंस्टॉलमेंट, इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, तो हम लोग उसका कैसे निकालते हैं, कैसे एडीडी निकालेंगे, कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिकली अब हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा ये समझ आ जाए। 10,000 लेंड बाय दास ब्रोस टू कुमार एंड सन्स, कब किया था, 1 जनवरी 2015 में, और उन्होंने कहा था 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में मुझे दे देना, इंटरेस्ट लगेगा 5% पर एनम, ठीक है। अब हमें कुछ इस टाइप का कैलकुलेशन करना है सो दैट दोनों ही पार्टी को नुकसान नहीं हो।
तो अगर मैं बात करती हूँ, वो एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, तो 10K को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5 से, तो 2K की हम लोग इंस्टॉलमेंट हर साल पे करने वाले हैं, क्योंकि एनुअली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यू डेट हमारी ये आ गई 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्योंकि एनुअली था, और ये हमारे ईयर्स आ गए क्योंकि एनुअली थे। उसी तरीके से इसे बेस डेट लेकर बाकी के सारे ईयर्स निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि हमें निकालने की कितने साल के लिए हम लोगों ने इंटरेस्ट देना है, तो इसमें आ जाता है 3 ईयर्स के लिए। चलो, ये हम लोगों को ये हमारी एवरेज ड्यू डेट आ गई है, ठीक है। अगर हम तब तक 1 जनवरी 2018 तक पे कर देते तो हम लोगों को इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम लोग इसके बाद पे कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। और कितने पैसे पे पड़ेगी, कितना क्या पड़ेगा, वो हम चेक करते हैं और देखते हैं, ठीक है। हम लोग 2000 हम हर साल दे रहे हैं, ये हमारी ड्यू डेट्स थी। ये 5 साल 4 साल इतने हमने पैसे यूज़ किए हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती जाऊँ तो ये अमाउंट आ जाएगी, और 30,000 अमाउंट आ गई। ये अमाउंट ऐसे है कि अगर मैं इतना अमाउंट लेंड करती तो हम कितना क्या इंटरेस्ट देते। तो चलिए चेक करते हैं। तो बेसिकली बात यह था, अगर आप 1 जन के बाद पेमेंट करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, 3 साल के लिए देना पड़ेगा, 10,000 के अमाउंट पे देना पड़ेगा, एंड 1500 देना पड़ेगा। ये वाली चीज़ आ जाती है। ये वाली उन्होंने चेक किया कि अगर 30,000 की अमाउंट को आप 5% पे देते तो भी आपको सेम इंटरेस्ट देना होता। ये वाला बस चेक किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट आपने यहाँ निकाल लिया है, 3 साल का आपको कितना क्या इंटरेस्ट देना है। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में करना है। जैसे कि यहाँ पे भी है, उसने 20,000 लेंड किए थे, ये उसने इंस्टॉलमेंट पे किए, तो यहाँ पर उसने इंस्टॉलमेंट लिख ली, ये उसकी अमाउंट रही। नंबर ऑफ मंथ्स, अगर उसने क्योंकि उसने पैसे तो 1 जनवरी 2015 को दिए थे ना, तो तब से उसने कैलकुलेट किया, ये उसके पास अमाउंट आ गई है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया इससे, जैसे नॉर्मल एडीडी निकालते हैं वैसे, और वैसे ही नॉर्मल तरीके से इसने इंटरेस्ट निकाल दिए। तो बेसिकली उसी तरीके से है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा मंथ्स को कैलकुलेट करने में सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 4th केस, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे। इसका एक इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें दोनों तरीके से बताया गया, ऑर्डिनरी सिस्टम से भी कि नॉर्मल अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, और अगर एडीडी यूज़ करते हैं तो कितना ईजी हो जाता है और कैसे करते हैं। तो चलिए, इलस्ट्रेशन में देख रखा है कि ए और बी 2 बंदों की ड्राइंग्स दे रखी है, हमें डेट दे रखी है कि कितना उन्होंने कब कब उन्होंने ड्राइंग्स की है एंड क्या क्या अमाउंट पे की है। ओके, हमें इंटरेस्ट लगाना है 6% पर एनम सभी ड्राइंग्स पे। तो अगर मैं ऑर्डिनरी सिस्टम लेके चलूँ तो ऑर्डिनरी सिस्टम पे देखो, चेक करते जाओ, हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आ गया है 500 फॉर 9 मंथ्स, 800 फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि सितंबर का है। ऐसे करके हमने पूरा कैलकुलेट किया, ये आ गया। उसके बाद उसका परसेंटेज निकाला एंड देन हमारे पास अमाउंट आई इंटरेस्ट की। अच्छा, बी का भी हमने ऐसे करके निकाला, तब जाके हमारे पास अमाउंट आई ये 73.91 एंड इसका है 73.50। ये हमारा ऑर्डिनरी सिस्टम था। अच्छा, अब मैं अगर इसमें ही एडीडी लगाती हूँ तो क्या करती हूँ, ए का अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, अगर मैं जुलाई को ही, क्योंकि डेट्स दे रखी है ना इसी को, क्योंकि सबसे कम वाले को हम लोग बेस डेट लेते हैं, अगर मैं 1 जुलाई को ही इसकी बेस डेट लेती हूँ तो मैं उसको नॉर्मल तरीके से, क्योंकि इसको तो 0 रख लेना है, 30 सितंबर को कितने मंथ्स हो जाएंगे, 3 मंथ्स हो जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ मंथ्स ले रखे हैं, हम डेज में नहीं कैलकुलेट करें, डेज में करना चाहते हैं तो डेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको मंथ्स में कर रहे हैं और यहाँ पर करके ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास हमारी एक एडीडी निकल के आ जाएगी जो कि आई है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर हमारी एडीडी आई है, और हमारा साल जो ख़त्म होता है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इसीलिए अब जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे वो इतने मंथ्स का लगाएंगे। अगर 5.44 की बात करूँ तो इसे मैं राउंड ऑफ करके 6 मंथ्स राउंड ऑफ कर देती अगर ज़्यादा होता। तो अभी यहाँ पे मैं इतने मंथ्स का 6% हमें गिवन है, इतने का मैं इंटरेस्ट लगा दूंगी, जो कि 73.49 आएगा। ऐसा ही वहाँ पर आ भी रहा था। अच्छा, एक तरीका और भी है कि मैं 1 अप्रैल को बेस डेट ले लूँ, क्योंकि 1 अप्रैल से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, उससे भी हमारी 17 अक्टूबर आएगी, लेकिन इंटरेस्ट जो चार्जेबल होगा वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा। तो बेसिकली आप बेस डेट कोई भी ले सकते हो, ठीक है।
और अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पर बी ने भी ऐसे ही किया हुआ है, 12 जून को बेस डेट लेकर बाकी चीज़ें निकाली एंड देन सेम तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, देन कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। टाटा बाय बाय करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, देन टाटा बाय बाय करते हैं इस चैप्टर को। हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से आया होगा कि पार्टनर है उसने ऐसी ऐसी ड्राइंग्स किए हैं और ये डेट्स दे रखी हैं। ठीक है, एज्यूम करना है फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो हमें सारी ड्यू डेट्स दे रखी है, अमाउंट दे रखी है। बेस डेट अगर मैं इसको ले लेती हूँ क्योंकि इसने 0 ले रखा है, बाद में मैंने सारी डेट्स कैलकुलेट करके निकाल ली हैं। ये प्रोडक्ट आ गया। जब प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट को डिवाइड कर लेते हैं इससे, और हमारे पास जो डेज आते हैं उसको हम लोग ऐड कर देते हैं बेस डेट से, जो कि थी 9 सितंबर। अगर मैं कर देती हूँ तो हमारे पास जो बेस डेट आती है वो 23 दिसंबर आती है। तो 23 दिसंबर हमारी एडीडी आ गई है और हमें इसमें एडीडी निकालनी थी, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। बेसिकली अगर मैं और बात करूँ तो एडीडी का मतलब आपको समझ आ गया होगा, चारों केसेस आपको समझ आ गए हैं। अभी भी कोई आपको दिक्कत आती है तो मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगी आपको, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक पब्लिक चैनल है, एक प्राइवेट चैनल है। प्राइवेट चैनल पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी वीडियोस की, तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून विद मी।